गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक तो कल के लिए समझ लीजिए जितना ग्रेविटेशन ने पढ़ा है वो सारे का सारा आपका ढंग से रिवाइज होना चाहिए। किसी की नोटबुक में, हेलो जी, किसी की नोटबुक में एक भी लाइन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कवर्ड अप ना हो, राइट? क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। अगर वही कवर्ड अप नहीं हो, क्यों धनंजय, अगर वही कवर्ड अप नहीं होगा तो आगे क्या बात करेंगे यार, है कि नहीं? हाँ सर, मैं भी उन्हीं में से हूं। अच्छा, चलो ठीक है। सो एवरीवन, राइट, मैं एक बार क्विकली डेप्थ वाला टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या था उसके अंदर, जिसने मिस किया था वो समझ ले। आपको डी डेप्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। वी नो कि सरफेस के ऊपर हम लिख देते हैं जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। हम ऐसा मानते हैं जैसे सारा मास अर्थ के सेंटर पे प्लेस्ड है। फिर आपको समझाई थी न्यूटन शेल थ्योरम विच सेज कि अगर एक शेल कंसीडर करते हो, शेल का मतलब जो अंदर से खाली है, तो उसके अंदर उसके मास की वजह से कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होता है। यानी ये कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। आ रही बात समझे? सो अब इस केस में क्या करते हो, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब अभी वो वर्ड आज सीखोगे आप, जिस पॉइंट पे आप जी फाइंड आउट करना चाहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हो, उसके बाहर वाले पार्ट को मैंने एग्जांपल दिया था ऑनियन का। प्याज में जैसे लेयर्स होती है, वैसे आप सोच सकते हो कि एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स है, उन लेयर्स को आप शेल मान सकते हो, तो उनका अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता। सारे का सारा यहाँ जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस मास का है, जिसमें भी ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा मास कहां पर है, सेंटर के ऊपर है। सो हमारा पहला काम क्या था, इस शेडेड पार्ट का मास फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड मास ऑफ दिस? टोटल मास इज m एंड टोटल रेडियस इज r। अब ये समझाया था कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या करो, पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। सो m मास कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई r क्यूब। सो ये बन गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ये वाला, इस रेडियस का। ये रेडियस कितनी है, अगर मैं डी डेप्थ में बात कर रहा हूं तो ये बन गई r माइनस डी। तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब। 4/3 पाई इज गॉन, m बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी क्यूब। ये वाला मास है जिसकी वजह से g फाइंड आउट होगा। तो पहला स्टेप तो ये क्लियर होना चाहिए, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर वाला छोड़ देना है, सिर्फ अंदर वाला कंसीडर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप g फाइंड आउट करोगे, जी डी, दैट इज जी m डैश, ये वाला मास m इंटू आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब, राइट? जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ये आर बेसिकली क्या होता है, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता है, विच इज आर माइनस डी, तो उसका स्क्वायर, आर माइनस डी स्क्वायर। तो ये एक पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। फिर आप देखते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी पुट किया जा सकता है, तो यहाँ पे जी डी बिकम्स इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, ये मिल जाता है। तो दैट इज जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, दैट्स इट। इसमें एक स्पेशल आपको ये समझाया था कि अगर आप ये वाले डिस्टेंस को x कंसीडर कर लो, r माइनस डी को अगर x कंसीडर कर लो, तो आपका आंसर क्या, या स्मॉल r बोला था शायद, स्मॉल r कंसीडर कर लो, तो आपका रिजल्ट कितना था, जी इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। वहां से समझाया था, जस्ट हैव एन इमेजिनेशन कि भाई अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक अगर आप डिस्कस करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लीनियरली। सेंटर में कितनी होती है, जीरो। सेंटर पे कितनी होती है, जीरो। इफ यू गो टू सेंटर ऑफ अर्थ, नो ग्रेविटी विल बी एक्सपीरियंस्ड देयर। As you come out up to the surface, the effect of gravity would keep on increasing and becomes maximum on the surface. Surface से जैसे बाहर जाएंगे तो that effect again starts decreasing, तो फिर से decrease होने लगता है। तो ये सब समझाया था, ग्राफ बनवाया था आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तो जी के वेरिएशन में लास्ट में जो आपको बताया था दैट वाज कि अगर अर्थ की शेप को कंसिडर किया जाए, किया था, अर्थ की शेप वाला किया था हमने, कि पोल्स के ऊपर अर्थ जो है फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे जो है ना वो बर्स्ड आउट है। तो आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि अर्थ की रेडियस कहां पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पे या पोल्स पे? इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे कम है। यानी कि अर्थ के सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस कम है, इसलिए वहां पर उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा काउंट होगा। जितने पास होता है उतना इफेक्ट ज्यादा होता है। सो पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम है, राइट? तो एक पार्ट ये था। एक और थोड़ा सा बताता हूं आपको, जो सीबीएसई सिलेबस में यूजुअली स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए, लैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड, ठीक है? तो फॉर्मूला समझा देता हूं क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो लिखिए जरा, वेरिएशन विद लैटिट्यूड, डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे। वेरिएशन विद लैटिट्यूड, आप सोशल साइंसेज में लैटिट्यूड वर्ड पढ़ते होंगे। क्या होता है लैटिट्यूड, क्लियर करता हूं। ध्यान से देखिए, ये जो मैंने सर्कुलर पार्ट बनाया, ये अर्थ का इक्वेटोरियल पार्ट है, और ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये अर्थ की एक्सिस है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है। तो जो ये इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा, जैसे मान लो आपके सामने अभी ये ग्लोब है, देखिए ध्यान से, आपके सामने एक ग्लोब है, इस ग्लोब के एग्जैक्टली मिड में आपने एक प्लेन कंसिडर कर लिया जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। सेंटर ऑफ अर्थ यहां पर आ गया,
आप चाहते हैं इस प्लेस का लैटिट्यूड देखना, तो क्या करेंगे, यहां से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, ये लाइन इधर जितना एंगल बनाएगी उसे लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इज ऑल्टीट्यूड, सॉरी क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड बेसिकली हाइट को बोलते हैं, लैटिट्यूड इस एंगल को बोलते हैं। सो कैसे डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड, आप इक्वेटोरियल प्लेन के साथ सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो उस पॉइंट का या उस प्लेस का लैटिट्यूड बन जाता है। क्लियर? सो लैटिट्यूड से क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अगर अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो बताइए जो पॉइंट P है इसका पाथ कैसा होगा? हाँ, क्या होगा? नहीं, सिर्फ बताना पाथ की नेचर कैसी होगी, सर्कुलर, एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल हर कोई मेकआउट कर सकता है, सिर्फ ये सोच रहे कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, नहीं बोल रहे हैं ना। तो इसका पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर बन जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट ऐसे सर्कल में घूमता है। जब कोई चीज सर्कल में घूमती है, सोचो आपको एक घूमती हुई डिस्क के ऊपर बिठा दिया जाए, तो क्या आप अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बाहर की तरफ? ऑब्वियसली बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें भी क्या होता है, जब ये घूमेगा तो इसको ऐसे बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उसके फिर कंपोनेंट्स वगैरह सब डील कर करा के अल्टीमेटली यहां पर जो जी की वैल्यू आती है, जी विद लैटिट्यूड, दैट कम्स आउट टू बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। राइट, ये अपने फॉर्मूला याद करना है बस, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दैट इज टू बी लर्न्ड। अब इसमें ध्यान रखें, लिख दीजिए। हाँ बना सकते हो, योर विश। मैंने आपको बताया कि किसी के स्कूल में अगर ये करवाएं तो डेरिवेशन की जरूरत उसको पड़ेगी, अदरवाइज ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं कि जब वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे हैं तो एक साइंस स्टूडेंट को क्या क्या पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, और लैटिट्यूड होता क्या और उसके अकॉर्डिंग क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सृजन, आप ये बता सकते हो, देखना ध्यान से, अगर मैं पोल्स पे चला जाऊं तो लैम्डा कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, लैम्डा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, इक्वेटोरियल के साथ है, 90 एग्जैक्टली राइट। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो इसके अंदर। 90 डिग्री का एंगल हो गया, अब कोई बताएगा cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 इज 0। तो देखिए ध्यान से, अगर 0 पुट किया यहाँ पे तो जी लैम्डा कितना हो गया? जी। यानी अगर मैं पोल्स पे बात करूं तो वो जी है। पोल्स के ऊपर ये यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर जो जी लिखा हुआ है उसे मैं एक्चुअली जीपी लिख सकता हूं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। तो देखो एक छोटी सी मतलब मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी। क्या रिक्वायर्ड था कि इस एक्सिस के ऊपर जब ये रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो भी जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है, जी लैम्डा इज इक्वल टू दिस, अगर मैं पोल्स पे चला जाऊं तो लैम्डा 90 हो जाता है और cos 90 0 होता है, जिसकी वजह से क्लियर होता है कि जो जी बचेगा वो कहां वाला हो गया, पोल्स वाला। तो कभी भी जी लैम्डा फाइंड करने जाओगे तो जीपी से शुरू होगा, जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। गॉट दैट? अब अगर मैं, तुषारा बताइए, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, यहां की बात करूं तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 0, बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी हम मेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो लैम्डा 0 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 0 हो गया तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 पुट करूंगा तो देखो इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। यानी क्या हो रहा है, जीपी में से मैक्सिमम पॉसिबल चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, यानी जी की वैल्यू सबसे कम हो गई। शिखर समझ रहे हो, यहाँ पे पोल्स पे वैल्यू मैक्सिमम है और इक्वेटर तक आते आते वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो आपको पता होना चाहिए अब कि अर्थ के पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है और जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं जी की वैल्यू रिड्यूस करती है। किस इफेक्ट के कारण? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण। किस इफेक्ट के कारण? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या है कि अगर घूमते डिस्क पे किसी को बिठा दिया जाए तो उसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, उसे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बाहर की तरफ फोर्स बोलते हैं और इनर्शियल फ्रेम से बोलते हैं इनर्शिया, अपने जो इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, अपने इनर्शिया की वजह से। सो कीपिंग इट वेरी सिंपल, आपके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से अंदर की तरफ इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सो यहाँ पे वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, तो आप में से कोई बता सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स है या फॉल्स फोर्स है? क्या वो सुडो फोर्स है? यस और नो? सबने सुडो फोर्स पढ़ा है कैसा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा सुडो फोर्स क्या होती है। नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे आपको, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। अंशुल सुनना ध्यान से, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे, कौन कौन से थे? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो आपको बताया गया था इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां से आप सिर्फ सारी की सारी जो रियल फोर्सेस है वो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और वो फ्रेम बिल्कुल भी एक्सेलरेटेड नहीं होता है।
जब भी आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम कंसिडर करते हैं तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर करनी पड़ती है सारे एक्सप्लेनेशंस करने के लिए, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। आया कुछ थोड़ा सा ध्यान? एक ब्लॉक, एक ट्रक एक्सेलरेटेड है, उसके ऊपर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, वो एग्जांपल तो सबको याद होगा, आपको बताया गया था कि अगर नेचुरल फ्रेम से देखेंगे तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ट्रक आगे निकल जाएगा और ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, और अगर ट्रक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ब्लॉक पीछे गया, लेकिन कौन लेके गया? एमए क्या थी? सूडो फोर्स। कमिंग बैक टू, जो मैं सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूं वो बेसिकली एक सूडो फोर्स होती है। तो कोशिश करो इन चीजों को याद रखने की कि when you are making your observation from a non-inertial frame, an extra force has to be considered to explain the things, right? And what is that extra force called? शेखर क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। उस सूडो फोर्स का स्पेसिफिकली नाम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, क्योंकि इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल जो आपने पढ़ा था, दैट वाज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट्स ऑल। होप इट्स क्लियर टू यू? तो अब देखिए फिर यहाँ पे कि भाई अर्थ के रोटेशन से जी की इफेक्टिव वैल्यू कम क्यों हो जाती है? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से हो जाती है। तो अल्टीमेटली जी कितना आता है? याद करो, जी लैम्डा इज इक्वल टू जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जिसमें लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड, हुज वैल्यू एट पोल्स कम्स आउट टू बी, आप इसको मन में या मेरे साथ बोल के करते जाओ, एट पोल्स बिकम 90 cos 90। सो दैट्स व्हाई जी लैम्डा बिकम्स इक्वल टू जीपी। अब इसके बाद देखिए जरा, अगर हम इक्वेटर पे आते हैं तो लैम्डा कितना बन जाता है? 0, cos 0 इज 1, cos 0 1 हुआ तो जी लैम्डा इज इक्वल टू जीपी हो गया। दैट्स इट। तो cos लैम्डा कितना, सॉरी, अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो लैम्डा 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, और g एट इक्वेटर बिकम्स जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपको अब ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू मिनिमम होती है। याद रहेगा अच्छे से? वो मैंने शेप की वजह से बताया था आपको कि वहां रेडियस कम होती है पोल्स पर, इक्वेटर पे ज्यादा होती है, लेकिन ये दूसरा इफेक्ट है। इसमें सबसे मजेदार चीज क्या है? क्वेश्चन क्या बनता है भाई, अर्थ की वो एंगुलर स्पीड बताओ जिसके ऊपर इक्वेटर पे खड़ा हुआ इंसान वेटलेस हो जाएगा। वेटलेस, वेट को कैसे लिखते हो? mg, यानी जी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जी जीरो कर सकते हैं, इसे जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नेगेटिव साइन है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन मुझे आपको मेन करवाना था। लिखिए जरा, लिखिए, G becomes maximum at poles, G becomes maximum at poles and minimum at equator. Maximum at poles and minimum at equator. हो गया, ये क्लियर हो गया हमें। तो बेसिकली डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। अब लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड of earth, calculate angular speed of earth for which a person at equator becomes weightless. Angular speed at which a person at equator becomes weightless. इक्वेटर पे वेटलेस करना है, वेटलेस का मतलब g becomes 0, तो कर दे जरा, लैम्डा इज इक्वल टू 0, g लैम्डा इज इक्वल टू 0, so that means g at poles minus omega square r should become 0। इसे मैं ओमेगा की बजाय ओमेगा डैश लिख दूं, क्योंकि ओमेगा तो एक नॉर्मल अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी जो हमने कंसीडर कर रखी है। अब एक ऐसी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए जिसके ऊपर ये वैल्यू 0 हो जाए, सो दैट दैट वैल्यू बी ओमेगा डैश। तो देखिए, ओमेगा डैश स्क्वायर r becomes equal to gp, omega dash square becomes gp by r, omega dash is equal to under root of gp by r। लिखिए जरा, जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार मेरे साथ फिर देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने, वो लर्न होना चाहिए पहले। देखो, हमें प्रॉब्लम्स तब आती है जब पहले हम फॉर्मूला याद नहीं करते, उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। जी लैम्डा इज इक्वल टू जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा। मैं आपके लिप्स देख पा रहा हूं भाई साहब, राइट? सो बोलो साथ में, याद करो। जो काम आप यहाँ पे करके जा सकते हो क्लास में, उतना घर पे नहीं होता, इसीलिए ट्राई टू गिव यू 100% इन द क्लास। सो जी लैम्डा बिकम्स इक्वल टू जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर लैम्डा। ये याद हो गया, फिर याद हो गया पक्का? चलो, तो लैम्डा 0 किया इक्वेटर पे, तो जी लैम्डा 0 हो गया, यानी दिस फैक्टर शुड बिकम 0। आई एम कंसीडरिंग अ न्यू एंगुलर वेलोसिटी फॉर व्हिच इट बिकम 0, दैट बी ओमेगा डैश। ओमेगा डैश हैज कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जीपी बाय आर। एक तो ये स्कूल एग्जाम, मतलब जो 1 मार्क क्वेश्चंस आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, उसमें हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर हो सकता है।
नहीं तो इसका जो आंसर आता है वो आपको याद करना है, लिख दीजिए दिस इज अप्रोक्सीमेटली 17 टाइम्स ओमेगा। जो अर्थ की प्रेजेंट एंगुलर स्पीड है, अगर अर्थ उससे 17 टाइम्स फास्टर घूमने लगे तो इक्वेटर पे खड़ा हुआ इंसान भी वेटलेस हो जाएगा। जब यहां पे ही वेटलेस हो जाएगा तो बाकी जगह पे जी की वैल्यू ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो बाकी जगह पे फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल इफेक्ट रहेगा, यहां पे वो नेट इफेक्ट जीरो होने की वजह से बाहर भाग जाएगा। सो लिख दीजिए दैट इज इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग, if earth starts rotating with 17 times the present angular velocity, 17 times the present angular velocity, a person at equator would become weightless. Person at equator would become weightless. ये फैक्ट तो ऐसा जो याद रखा जा सकता है कि भाई अर्थ के इक्वेटर पे कोई भी इंसान वेटलेस कब हो जाएगा? जब अर्थ की स्पीड कितनी हो जाएगी? 17 टाइम्स प्रेजेंट। ठीक है, पोल्स पे ज्यादा होती है जी की वैल्यू या इक्वेटर पे? पोल्स पे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पहले लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? मेंशन करें। इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट, may be defined as the region around an object where gravitational effect of that object can be experienced, where gravitational effect of that object can be experienced by the other objects, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड is always directed towards the given object, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा उसके अपनी तरफ डायरेक्टेड रहती है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? हम कहते हैं ना अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन की गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अर्थ ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना ली है, उस फील्ड में कोई आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। इट इज समथिंग लाइक, सपोज आप लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हैं और मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरी साउंड तो यहां प्रेजेंट है, ऐसे ही मेरा ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी यहां प्रेजेंट है, मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रेजेंट है। व्हेन समबडी रीचेस हियर, आप यहां बैठे हैं तो साउंड का इफेक्ट हो रहा है, आप सुन पा रहे हैं, राइट? ऐसे ही मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां प्रेजेंट है, अगर आप आके बैठते हैं तो आपके ऊपर मेरी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अभी जो मैंने कहा उसके बेसिस पे, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है, पहले फोर्स जनरेट होती है? जो मैंने अभी समझाया उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ और ट्राई टू गिव द आंसर। क्या कहते हैं? फिर से मैं एक्सप्लेन करूं क्या कहा मैंने, आप आंसर दीजिए। बिल्कुल सही अंशुल आपका आंसर। मैंने कहा अगर आप लोग यहां नहीं भी बैठे तो भी मैं अपना इफेक्ट यहां पे क्रिएट करूंगा। कुणाल ध्यान से सुनना, आप नहीं भी बैठे तो भी मेरी आवाज यहां प्रेजेंट है, तो भी मेरा ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहां प्रेजेंट है। जैसे आप आएंगे तो आपके ऊपर इफेक्ट होगा। एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है? फोर्स। लेकिन अकेले बॉडी का जो इफेक्ट था वो क्या था? फील्ड। सो पहले फील्ड है पहले फोर्स? पहले फील्ड। सर जी पहले क्या? फील्ड। तो मैं यूजली इसके लिए बोलता हूं भाई ये तो कोई नहीं बता पाया पहले मुर्गी या पहले अंडा, पर ये तो बता ही सकते हो पहले फील्ड या पहले फोर्स। सो एग्जैक्टली पहले फील्ड आती है, कोई उसमें मास पार्टिकल रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। लेकिन हम पढ़ते पहले फोर्स है,
कारण सिंपल है, जैसे आपके माइंड में भी एक चीज थी यार, फोर्स पहले दिखाई देती है, एग्जैक्टली पहले जो दिखाई देता है वो फोर्स है, उसके बेसिस पे समझा जाता है फील्ड को। फील्ड किसी ने नहीं देखी, सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस की है। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि फोर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा सके। स्टार मार्क करके लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड हैज बीन फॉर्मुलेटेड, मतलब ये बनाया गया, मैन मेड है। Concept of field has been formulated to explain the force को या gravitational force acting at a distance, gravitational force acting at a distance। ठीक है, अब इसका मतलब समझना, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, भैया इतनी दूर से फोर्स कैसे लगाते हैं, क्या किया ऐसा? ऐसा ये हुआ कि इसने अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया हुआ है, उस फील्ड में जब दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो उसके ऊपर क्या लगी? फोर्स। तो लिखो जरा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड देम, all the objects produce gravitational field around them such that another mass particle experiences force due to being in that field. Another mass particle experiences force due to being in that field. उस फील्ड में होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, तो पहले फील्ड है, पहले फोर्स, पहले फील्ड। बहुत बढ़िया, ये बात मैं आपको समझा पाया। कुछ ऐसे ही जैसे आवाज पहले पहुंचेगी, उसका इफेक्ट बाद में होगा, फील्ड पहले जनरेट होगी, फोर्स बाद में लगेगी। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा? फोर्स, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उससे फील्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके आपको ना बुक्स में दो तरह के सिंबल मिलेंगे, आई या ई, आई और ई। मैं यूजुअली आई लिखना प्रेफर करता हूं, आई फॉर इंटेंसिटी, तो मैच कर जाता है। दूसरा ई जो है वो +2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आई फॉर सिंपल इंटेंसिटी। तो मैं यूजुअली आई लिखूंगा यहाँ पे। अगर आपके स्कूल वाले आपको ई लिखने के लिए बोलते हैं, यू आर फ्री टू राइट दैट, फाइन। सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, आई इज इक्वल टू लिमिट m नॉट टेंड्स टू बी 0 f बाय m नॉट। इसे एक्सप्लेन करूंगा क्या है, डायग्राम बना लीजिए पहले। ये एक मास m है, मास m है, यहां से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट p चूज कर रहा हूं, जहां पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वहां पर एक मास रख दिया m नॉट, फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगती है, तो आपने ऐसे करके F बना दिया, और R कैप हमेशा बाहर की तरफ बनता है। एक बार आप बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन में लिमिट m नॉट टेंड्स टू बी 0 F अपॉन m नॉट, फिर एक मास m जिससे r डिस्टेंस के ऊपर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं। वहां पर P पॉइंट पे आपने एक टेस्ट मास रखा जिससे m नॉट कहते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r था, फोर्स अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ शो करी, रेडियस हमेशा बाहर की तरफ जाती है, इसीलिए यहां से जब आप आर कैप डिफाइन करोगे तो हमेशा आउटवर्ड्स होगा। याद रख पाएंगे इस चीज को, चाहे +1 में चाहे +2 में कभी भी डिफाइन करेंगे तो आर कैप इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। अब ये समझ लो कि क्या बनाया जा रहा है। हम दो मासेस के बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन जानते हैं। क्या एक्सप्रेशन है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो m की वजह से अगर यहां, मतलब क्वेश्चन तो ये है कि मास m से r डिस्टेंस के ऊपर बताओ कि इंटेंसिटी कितनी है, लेकिन हम तो इंटेंसिटी को फोर्स से फाइंड करने वाले हैं। फोर्स तो दो मासेस के बीच में होती है, इसीलिए अपनी तरफ से यहां पर एक टेस्ट मास रख दिया जिसका नाम क्या बोला? m नॉट। m नॉट यहां प्रेजेंट नहीं था, हमने रखा ताकि हम इंटेंसिटी
फाइंड कर सके, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, टेस्ट मास। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट मास। अब देखिए, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो बन गई जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में फोर्स, इनवर्स, यानी माइनस आर कैप। समझ सकते हैं, माइनस आर कैप इनवर्स होगी। लेकिन इंटेंसिटी तो एक मास का इफेक्ट है, फोर्स दो के बीच में है, इंटेंसिटी अकेले मास का इफेक्ट है, यानी उसमें से वो दूसरा वाला मास हटा दे तो पहले मास का इफेक्ट आ जाएगा। तो उसे हटाने का तरीका क्या है, एम नॉट से डिवाइड कर दिया, यानी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। कोई भी यूनिट मास मुझसे किसी गिवन डिस्टेंस के ऊपर कोई यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो वहां पर मेरी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। जब मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स बन जाएगी, फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा तो इंटेंसिटी बन जाएगी, इंटेंसिटी को मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स बन जाएगी। अब जैसे आप लोगों ने जी के इफेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, फील्ड और फोर्स को समझा, वहां पे ये एक लाइन अच्छे से समझते जाओ। इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। एक बार बोलना जरा, इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट मास। यानी कि अगर फोर्स को मास से डिवाइड किया तो क्या मिलेगी, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगी। ये इफेक्ट क्लियर हो गया अच्छे से। I is F by M, I is F by M, F is M into I। तो ये बना लिया है, तो अब लिखे जरा, लिखे शाबाश। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at a point may be defined as force experienced per unit mass force experienced per unit mass at that point। Gravitational field intensity at a point may be defined as the force experienced per unit mass at that point। Done? ये आप लिख चुके हैं, दोनों लिख लिए। अब लिखिए, consider a test mass m naught, consider test mass m naught at a distance r, from given source mass capital M। मतलब जिसकी फील्ड निकालना चाहते हो उसे बोल दिया सोर्स मास, फ्रॉम गिवन सोर्स मास कैपिटल M। डन? अब लिख दीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड F इज इक्वल टू जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। अच्छे से क्लियर रखें, माइनस आर कैप, आर कैप के ऑपोजिट, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप विद नेगेटिव साइन। गॉट इट? अब लिखिए, बाय डेफिनेशन I becomes equal to माइनस ऑफ जी एम बाय आर स्क्वायर आर कैप, क्योंकि आपने क्या करना था, एम नॉट से डिवाइड करना था, पर यूनिट मास करना था ना, तो एम नॉट से डिवाइड कर दिया। याद रखें, जिसकी वजह से फील्ड फाइंड करनी थी वो तो फॉर्मूले में रहेगा, जिसको आपने रखा था एक्स्ट्रा उसे हटा दिया, तो बन गया जी एम बाय आर स्क्वायर आर कैप विद नेगेटिव साइन। होप इट इज क्लियर। अब याद करो, स्मॉल जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, जीएम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल जी का एक्सप्रेशन अर्थ के सरफेस पे जीएम बाय आर स्क्वायर आया था, ये भी क्या है, जीएम बाय आर स्क्वायर है, तो दोनों के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गए। यानी कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर जो जी की वैल्यू उसी को कहा जाएगा, राइट? वो मैं अभी लिखवा देता हूं आपको। पहले बताओ, यहां तक की बातें सारी समझ आ गई। हमने अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, हमने एम नॉट को यहां टेंडिंग टू बी जीरो क्यों माना? Why have we considered this test mass to be very very small? इसलिए सुनना ध्यान से, इसलिए कि अगर आपने एम नोड को बड़ा कंसिडर किया तो वो भी तो अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इसके इफेक्ट को अफेक्ट करेगा। यानी अब ऐसा है जैसे मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और दो लोग साथ में बैठे हैं, मयंक और कृष, है ना? तो मयंक अभी बड़े ध्यान से मेरी सारी बातें सुन रहा है, लेकिन उधर से कृष थोड़ा बहुत बोलने लगा, तो क्या वो मेरे वाला सारा इफेक्ट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। सो सेम इज हियर, आप कैपिटल एम का सारा इफेक्ट फाइंड करना चाहते हो, अगर आपने जो टेस्ट मास है उसे बड़ा करके रख दिया तो वो खुद भी तो अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा, यानी टू इफेक्ट फाइंड
नहीं कर पाएंगे। स्टार मार्क करके लिखिए, टेस्ट मास इज कंसिडर्ड वैनिशिंगली स्मॉल, टेस्ट मास इज कंसिडर्ड वैनिशिंगली स्मॉल, vanishingly small, so that it does not affect the true gravitational field due to given mass. Vanishingly small so that it does not affect the true gravitational field due to given mass capital M. ठीक है, शिखर क्लियर है? गिवन मास कैपिटल एम की वजह से यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होनी चाहिए थी वही मेजर हो, इसलिए हमने एम नॉट को जितना उसके उतना छोटा कंसिडर कर लिया, वैनिशिंगली स्मॉल कंसिडर कर दिया। डन। तो ये फॉर्मूला याद हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? जीएम बाय आर स्क्वायर। क्या है? जीएम बाय आर स्क्वायर। कहां से आया? याद रखो, फोर्स के फॉर्मूले में क्या था? जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। उसमें से एक हम हटा दिया क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। इसका इंटेंसिटी का की डेफिनेशन क्या है? What is the definition of gravitational field intensity? Force experienced per unit mass। बहुत बढ़िया, याद हो गया ना सबको? भाई देख मेरी बात सुन, तूने सिर्फ आगे देखना है, तेरे अलावा क्लास में कोई गर्दन नहीं हिलाता, मुझे यही पता है क्यों हिलाता है, मैं नहीं कहना चाह रहा था, सिर्फ मैं आराम से समझा रहा हूं, है ना, मेरे पास तरीके सारे हैं समझाने के, इससे प्यार से मैं नहीं बता सकता आपको, राइट? हाँ, मैं भी तो कभी आपकी एज में था ना, तो बस समझो उस बात। सो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। यहां देखिए ध्यान से, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आप उसे M0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में सिंगल मास आएगा, दैट इज जीएम बाय आर स्क्वायर। बस याद रख लिया। और अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि जो जीएम बाय आर स्क्वायर आ रहा है, ये स्मॉल जी वाले पे एक्सप्रेशन आ गया, तो उसे कोरिलेट करते हैं। लिखिए जरा, सॉरी, हाँ आर कैप है, वो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। आर कैप बाहर की तरफ था, माइनस आर कैप अंदर की तरफ है। लिख लो यहाँ पे एक लाइन स्टार मार्क करके लिखो, gravitational field intensity varies inversely with the square of distance, varies inversely with square of distance, and is always directed towards given mass। ठीक है, आप सबकी, अपने आप को रखो सेंटर में, आप सबकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो आपसे दूर जाने पर इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करे, यानी डबल डिस्टेंस पे जाओगे तो 1/4 हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस पे आ जाओगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी। आइए बात समझे, मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया था इसके ऊपर। तो और साथ साथ वो हमेशा आप ही की तरफ डायरेक्टेड, आप हमेशा चाहते हैं कि आपको अटेंशन मिले, चाहते हैं ना, बिल्कुल चाह रहे हैं आप कि आपको अटेंशन मिले, तो सभी जो लाइंस हैं वो आप ही की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। तो यही अभी कह रहा है, हर मास पार्टिकल की लाइंस उसी की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, और जितना डिस्टेंस पे जाओ उतनी कम होती चली जाती है, राइट? अच्छे समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखें फटाफट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जब सरफेस ऑफ अर्थ करोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। ये सेंटर है, ये कैपिटल आर है, अर्थ का मास कैपिटल एम, ये पॉइंट पी। ठीक है, अभी आपने सीखा एम मास की वजह से आर डिस्टेंस पे क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर, वही यहां पे यूज करेंगे। आउटवर्ड जो डायरेक्शन है दैट इज आर कैप बेसिकली। तो लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर, आप डायरेक्शन डालेंगे तो यहां माइनस साइन और आर कैप आ जाएगा, राइट? फिर आप लिखिए ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g is equal to, also acceleration due to gravity on surface of earth small g is equal to,
ये कितना आता है, ये भी gm बाय आर स्क्वायर होता है, gm बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? लिखिए हेंस acceleration due to gravity represents, hence acceleration due to gravity represents gravitational field intensity due to earth, gravitational field intensity due to earth, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखना बताना चाहते हैं तो वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट? तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, पहले थोड़ा सा वेरिएशन इन जी को डिस्कस किया, डेप्थ वाला आपको रिवाइज करवाया, पोल्स और इक्वेटर पे जो रेडियस का डिफरेंस होता है वो समझाया, और फिर अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट समझाया। वो रोटेशन का इफेक्ट कैसे आता है, जी लैम्डा इज इक्वल टू जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको लिंक करना अपने आप को पूरी तरह से। क्या होता है जीपी, जी इज इक्वल टू, नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं, लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जैसे मैंने ये बोला, पता है क्या होना चाहिए आपके दिमाग के बैक ऑफ द माइंड, क्या चलना चाहिए? अरे उसमें सर ने दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी, लैम्डा 0 और लैम्डा 90। लैम्डा 90 किसके लिए था, पोल्स, लैम्डा 0 किसके लिए, इक्वेटर। अरे ये बताया था कि इक्वेटर में सबसे कम होती है। और फिर अच्छा वो क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें अगर स्पीड 17 टाइम्स हो जाए तो जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा वो वेटलेस हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई, ये समझ में आनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या समझाना शुरू किया, ग्रेविटेशनल फील्ड, कि हर मास के आसपास एक रीजन बन जाता है जिसमें दूसरा मास आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। पहले फील्ड है, पहले फोर्स, पहले फील्ड। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया भाई फोर्स का फॉर्मूला जी एम एन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इनवर्ज होता है, उसको एम नॉट से डिवाइड किया तो जी एम बाय आर स्क्वायर आ गया, दैट्स इट। वो इनवर्ज होती है और इनवर्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अब फिर हमने देखा कि अर्थ के सरफेस पे निकाल के देखते हैं क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो स्मॉल जी भी था, तो अल्टीमेटली वी केम टू नो कि अर्थ के सरफेस पे अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल जी ही बताना है, एक ही बात है। तो बताओ जरा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है इंटेंसिटी की, 9.8। अब एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है तो हर कोई बता देगा 9.8। लेकिन अगर पूछा जाए अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है तो बहुत सारे नहीं बता के आएंगे, क्योंकि जी तो पता है उनको, लेकिन ये नहीं पता कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी के ही इक्वल होती है। इसलिए मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं इस चीज के ऊपर। आज कर लोगे ना अच्छे से? हमने लिख लिया ना कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख दो, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो रिस्पॉन्स मिलता है ना 2-3 बार कहने के बाद आपसे, कोशिश किया करो कि फर्स्ट टाइम में मिलने लगे तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे, थोड़ा जल्दी काम हो पाएगा, राइट? चलिए अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। पहले तो कोई मुझे बताएगा इसमें अगर ग्राफ बनाने जाऊं तो ग्राफ किस नेचर का बनेगा? वेरी गुड, हाइपरबोलिक, एक्सीलेंट सात्विक। आप इंटेंसिटी वर्टिकल पे रखें और आर हॉरिजॉन्टल पे रखें, ठीक है, इंटेंसिटी एंड आर, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो इट विल बी हाइपरबोलिक। आप बना ही लो एक बार, I versus R square, sorry, I versus R, it will be hyperbolic। ठीक है, लगे हाथ एक काम और कर दो यार, I versus R बनाया ना, वैसे ही I versus R square बना दो, और वैसे ही एक और है I versus 1 by R square। देखते हैं। आई वर्सेस आर को आपने कर लिया, अब बनाना है आई वर्सेस आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, आई और आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है, दोनों इनवर्सली डिपेंडेंट है ना। जब इनवर्स डिपेंडेंस होती है तो कैसा ग्राफ बनता है, फिर से हाइपरबोलिक, लेकिन उसका स्पेसिफिक नेम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आई जो है वो आर स्क्वायर पे इनवर्सली, मतलब फर्स्ट पावर पे, आर स्क्वायर की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। और जब यहां पे देखते हैं आई इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ध्यान देना प्लीज, आप आर के साथ ग्राफ बनाना चाहते हो, आर के साथ ग्राफ बनाना चाहते हो, आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपने सिर्फ हाइपरबोला बोला। आप आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाना चाहते हो तो आर स्क्वायर की तो फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या फर्क होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
थोड़ा सा ऐसे आप बाहर से बनाते हैं, और उसके रिगार्ड में अगर ये बनाना है मुझे, तो इसे मैं थोड़ा सा अंदर से बनाऊंगा. इट विल गो लाइक दिस. होप यू कैन अंडरस्टैंड. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों से आपको सिमेट्रिकली ऐसे करके दिखाई देगा, इसमें थोड़ा अंदर से आता है ऐसे करके जा. राइट. अब ये थर्ड वाला, मतलब इसमें ना ये एक ऐसा पार्ट है, अंशुल दोबारा ट्राई करो, ये एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ग्राफ्स का जिसमें आपको तीनों तरह के ग्राफ रिवाइज हो जाते हैं. स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, पैराबोला भी बनेगा, हाइपरबोला भी बनेगा. तो अभी इसके अलावा एक ग्राफ और भी बनाऊंगा, तो ट्राई करो. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं. जैसा सात्विक ने बताया, जब इनवर्सली डिपेंडेंस आ जाती है तो हाइपरबोला बनता है. इनवर्सली फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस आएगी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. हायर पावर पे जाएगी तो सिर्फ हाइपरबोला बोल देते हो. दोनों बन गए. अब ध्यान से देखो, ये क्या है. I इज इक्वल टू, ध्यान देना, जी एम बाय आर स्क्वायर था ना, जी एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर बोल सकता हूं. जी एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, यानी 1 बाय आर स्क्वायर तो न्यूमरेटर में चला गया ना, है कि नहीं. अब बताओ, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करे तो कैसा ग्राफ बनता है. एक क्वांटिटी डायरेक्टली दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे, स्ट्रेट लाइन. सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इन दिस सेंस कि आप तीनों तरह के ग्राफ रिवाइज होते हैं. एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बट सेम ग्राफ आप +2 में बनाएंगे क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसे यहाँ जीएम बाय आर स्क्वायर है, तो सेम टाइप ऑफ ग्राफ बनते हैं. सो प्लीज किसी की अगर रिवीजन नहीं थी तो ध्यान से देखता जाए. 1/r² था, अगर r के साथ ग्राफ बनाना है तो उसके स्क्वायर पे डिपेंडेंस है, तो स्क्वायर वाला ग्राफ. 1/r² के साथ, मतलब r² के साथ बनाना था तो उसकी तो फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर 1/r² कंसीडर करना था तो देखो r² डिनोमिनेटर में है, लेकिन 1/r² तो न्यूमरेटर में काउंट होगा ना. सो इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर, दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. एंड माय लास्ट ग्राफ, आप सोच सकते हैं लास्ट ग्राफ किसके बीच में होगा, है ना. कोशिश करो, क्या बचा, 1/r. एक्सीलेंट. तो ये आप सभी कर सकते थे जो इसने बोल के बताया. क्यों गीतांश, मतलब क्लास में इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपको लगे सर अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं. सो दैट मेक्स थिंग्स मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो बट स्क्वायर पर डिपेंडेंस है तो पैराबोला अभी क्लियर करता हूं देखते हैं. तो अब बनाना है I वर्सेस 1/r. तो फिर से फॉर्मूले पे चलते हैं. I इज इक्वल टू जी एम. अब डायरेक्टली आपको 1/r चाहिए ना, तो यानी कि 1/r की पावर कितनी, 2. एक ही फॉर्मूला है, उसे अलग अलग तरीके से लिख के देखा गया है. जहां पर डिपेंडेंस सीधी r के साथ देखनी थी, वहां देखा गया r का स्क्वायर है भाई डिनोमिनेटर में, तो हाइपरबोला. जब r स्क्वायर था तो देखा गया r स्क्वायर ही है, r स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 1. वहां पर क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और जहां 1/r² आ गया, मतलब डिवीजन में r स्क्वायर था लेकिन 1/r² तो न्यूमरेटर में काउंट होगा, तो स्ट्रेट लाइन. अब 1/r के साथ बनाना था, तो 1/r का होल स्क्वायर है. When one physical quantity depends upon the square of the other physical quantity, what kind of graph do you get? Parabola. So it becomes parabolic. So एक ही फॉर्मूले में अलग अलग वेरिएशंस लेकर, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी वेरिएशन लेकर आपने तीनों तरह के ग्राफ्स बना लिए. सो काइंडली डू दिस, डोंट मिस आउट. पहले तो क्यों हरप्रीत जी, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस होगी तो कैसा ग्राफ बनेगा, बोलोगे. अब साथ मार्क्स नीचे करो. अगर एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी की फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस तो कैसा ग्राफ बनता है, खड़ी होगा फटाफट, स्टैंड अप. हाँ जी, इधर से शिखर. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी के फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस हो तो कैसा ग्राफ बनता है, बहुत बढ़िया, खड़ा रहे. हाँ जी गीतांश, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड. अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन. y प्रोपोर्शनल टू x गिव्स यू स्ट्रेट लाइन. आज याद करके जाओ, दोबारा इसके वजह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर. व्हाट दैट, आपकी इंसल्ट करते हो मुझे ज्यादा बुरा फील होता है, एंड आई डोंट वांट टू फील दैट इन द क्लास. y डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ x, दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन. अब y अगर x स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो कैसा ग्राफ बनेगा. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो कैसा ग्राफ बनता है, खड़ा होता फटाफट, तेरा बनाएंगे पोला पोला. हाँ भाई नेक्स्ट वाला, आप अब सम हाइपरबोला, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से देखिए. वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, क्या बनेगा, पैराबोला. क्या बनेगा, पैराबोला. सर जी ये जो बैठे बैठे हम बोलते हैं, कभी ठीक हो गया कभी गलत हो गया, दैट वुड नॉट इंप्रूव ऑन कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब, सर मैं बताता हूं, सर कैन आई टेल, ऐसे किया करो क्लास के अंदर.
जो भी बैठे हुए सभी ध्यान से देख लें, अगर फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आप देखना अपना कल क्या बनवाना है तुमने। अगर सेकंड पावर पे डिपेंडेंस तो क्या बनेगा? हाइपरबोला, है ना? गलत बोला। सेकंड पे क्या बनेगा? पैराबोला। हाइपरबोला सिर्फ इनवर्स में बनता है, ऐसे याद रखो। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस, पैराबोला सेकंड पावर पे डिपेंडेंस। अगर हम इनवर्स में जाएंगे तो बनेगा, कौन बोला? हाइपरबोला। यानी अगर इनवर्स में फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और सेकंड पावर पे डिपेंडेंस है तो सिर्फ हाइपरबोला। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अर्पित फर्स्ट चांस आपको देता हूं, फिर से बताना। तीन चीजें हैं, तीनों आप खुद ही बता दो कि सर अगर फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर सेकंड पावर पे डिपेंडेंस तो क्या बनेगा? पैराबोला। और इनवर्सली डिपेंडेंस तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। सर जी आपका नंबर आएगा, है ना? कृपया करके शांति बनाए रखें। अगर इनवर्सली फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है तो क्या बनेगा? उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बनेगा तो हाइपरबोला ही, लेकिन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिट डाउन, बैठ जाए सभी। ऐसी चीजें मैं हर रोज आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में, राइट? और देखो ये लेवल ऑफ पनिशमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अभी आप अपनी जगह पे खड़े थे, थोड़ी देर में बैठा दिया मैंने, फिर आप कोने वाली सीट पे जाके खड़े होंगे और सारी क्लास खड़े होकर करेंगे, फिर आप पीछे जाने लगेंगे और पीछे हाथ ऊपर करके क्लास करने लगेंगे। सिंपल है, आई नो कि पढ़ाना है तो थोड़ा सा प्यार से तो पढ़ाना पड़ेगा, अब प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा, तो आप कह रहे हो तो दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। चलिए, अब ये याद हो गया, फर्स्ट पावर पे, सेकंड पावर पे और इनवर्स डिपेंडेंस। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्विकली, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। हाँ कोई लिखिए फटाफट। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन कर पाएंगे कल। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जीरो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो मासेस हैं, m1 और m2, और भाई इनके बीच का डिस्टेंस है r। देख पा रहे हैं? दो मासेस हैं, m1 m2 के बीच का डिस्टेंस है r। आपको क्या लगता है अगर हम यहां पर, अगर ये इक्वल होते, चलो पहले मैं इक्वल कंसिडर कर लेता हूं, तो क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होती? सेंटर। सेंटर पे अगर आपने बिना सोचे समझे बोला तो एक बार देख लें, m इधर अपनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये वाला m इधर अपनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि दोनों मासेस इक्वल है तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? गीतांश ने बताया। गीतांश, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है? I इज इक्वल टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाह रहा हूं तो इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा। तो I इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर। जैसे इसने बता दिया, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी फटाफट बता पाएंगे। I इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर। इंटेंसिटी को दो चीजें मिलकर डिसाइड कर रही है, मास और डिस्टेंस। देख पा रहे हैं आप? अगर मैंने दोनों मासेस को सेम कर दिया तो डिस्टेंस भी सेम होगा, तभी इंटेंसिटीज इक्वल एंड ऑपोजिट बन पाएंगी। क्लियर हुआ ठीक से? अब मैं एग्जैक्टली उस क्वेश्चन पे जाता हूं जो बताना था। हाँ जी, आपको क्लियर हुआ? दोनों मासेस अगर इक्वल हैं तो उनके बिल्कुल मिडिल में इंटेंसिटी जीरो होगी, क्योंकि दोनों अपनी तरफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे। अब मैं m1 और m2 लिखता हूं सच दैट m2 इज लेस देन m1। m2 m1 से छोटा है। तो एक बार तो मैं आपको वैसे मौका देता हूं, बताएं मुझे इंटेंसिटी जीरो कहां होगी? क्या मिडिल में होगी, या m1 के पास होगी, या m2 के पास होगी? आप हैंड रेस करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, सब्जी मंडी नहीं बनानी हमने। आप हैंड रेस करो, आपका आंसर गलत होने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। हैंड रेस करो, हाँ बताओ। ठीक है, आप क्या कहते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेवियर मास के पास इंटेंसिटी जीरो होगी? सभी ये कह रहे हैं। देखो, एक मास हैवी है, एक मास लाइट है, एक बड़ा एक छोटा है, तो जीरो किसके पास होगा? बड़े के पास या छोटे के पास? बड़े का इफेक्ट तो दूर तक रहेगा, ऐसे समझना, फिजिक्स की टर्म में समझते हैं। बड़े मास का इफेक्ट तो दूर तक रहने वाला है। वो छोटे वाला है जिसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है, जो वीक है, तो इंटेंसिटी उसके पास जीरो होगी। देखें कैसे? m2 के पास एक पॉइंट चूज किया जा सकता है जहां पे m1 की इंटेंसिटी इधर की तरफ और m2 की इंटेंसिटी इधर की तरफ। m2 क्योंकि कम मास है, छोटा मास है, तो उसका इफेक्ट कम रहता है, और m1 बड़ा मास है तो उसका इफेक्ट दूर तक रहता है, ज्यादा रहता है। अब क्लियर हो गया? तो हमेशा एक बात याद रख पाएंगे, ये जो इसको बोलते हैं नल पॉइंट, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। सो नल पॉइंट इज ऑलवेज फाउंड क्लोजर टू दी स्मॉलर मास। ये एक लाइन लिख के रख लो बस। Null point is formed closer to the smaller mass। तो कल मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक पे यानी पोटेंशियल पे चलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दोनों टॉपिक कल निपटाएंगे, ठीक है?
तो कल का होमवर्क फिर सुन लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बचा है जिसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, ही और शी मस्ट टेक द टेस्ट बाय टुमारो। कल क्लास से पहले तक वो टेस्ट हो जाना चाहिए। सदीश सर से फोन पे टाइम ले लेना। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, जितना भी ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने करवा दिया उसकी एक एक चीज आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। गॉट दैट? थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपने देखा आज आखिरी के 15 मिनट मैंने पढ़ाया, अब कल से सारा लेक्चर इसी तरीके से होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जितना हमने जेलिन होना था हम जेलिन हो चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू एक्सेलरेट अ लिटिल, राइट? एंड दैट एक्सेलरेशन वुड बूस्ट इवन मोर अगर आप लोग नाइट्रस लग जाएगा उसके अंदर, अगर आप घर से पढ़ के आएंगे तो। सेम इज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है, आप आए तो यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। अब भाई कोरोना तो कोरोना हो चुका, अब उसकी वजह से हम और हॉल्ट नहीं ला सकते। टेक प्रिकॉशंस, stay safe, but you can come to the class anytime, sit properly and study, bring your doubts and take after the class. Thank you.